17 मई को सडनली परेश रावल उठे और खबर आई कि he has walked out of the third part of the film. Good news, Chuniri Chuniri is back. Bad news, so is the habit of butchering classics in the name of nostalgia. She ate and left no crumbs. Actor Alia Bhatt's appearance at Cannes 2025 will be remembered and for more reasons than one. अब आपको पता ही है कि ब्रेकअप के बाद कैसी टेंस सिचुएशन होती है, लेकिन शाहिद और करीना दोनों ने इंश्योर किया कि ब्रेकअप के बावजूद वो फिल्म की शूट को कंप्लीट करेंगे. The Right Angle with Sonal Kalra. कभी पैसों के लिए मुंह मोड़ लिया, कभी प्रोड्यूसर का दिल तोड़ दिया, कभी सम्मान की खातिर छोड़ दिया और कभी उसे क्रिएटिव डिफरेंसेस का नाम दे दिया. पर सवाल ये है कि कोई एक्टर किसी फिल्म को बीच में छोड़ क्यों देता है. हेलो एंड वेलकम, दिस इज माई5 प्रेजेंट्स द राइट एंगल विद मी सोनल कालरा. आज हम बात करने वाले हैं उस अनप्रोफेशनलिज्म की जिसके चलते कुछ एक्टर्स फिल्म शुरू होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी उसे छोड़ देते हैं, एंड द काइंड ऑफ रेपरकशंस इट हैज. बट बिफोर दैट, लेट्स लुक एट द वीकली रैप. Good news, Chuniri Chuniri is back. Bad news, so is the habit of butchering classics in the name of nostalgia. Well, actors Salman Khan और सुष्मिता सेन पे फिल्माया गया ये आइकॉनिक सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म DV No. 1 is being remade for David Dhawan's next film as a director. है जवानी तो इश्क होना है. नए वर्जन की शूट का वीडियो वायरल हो गया इस हफ्ते, जिसमें देखे गए वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर. जो इस गाने के ओरिजिनल सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य, वो खूब नाराज हो गए. उन्होंने HT को बताया कि मेकर्स ने उनसे इस रीमेक के बारे में बात ही नहीं की. एक्टर मुकुल देव, जो दस्तक, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्म्स के पार्ट रह चुके हैं, सैडली पास्ड अवे ऑन May 24th इन दिल्ली. ही वॉज merely 54 years old. मुकुल को उनके दोस्त याद करते हैं एज अ वेरी cheerful and intelligent man. In fact, he also had a certificate in aeronautics from the Indira Gandhi Institute of Aviation in Raebareli. We pray that his soul rests in peace. प्रीति ने कर दिया एक ऐसा काम जो more than good enough है. Actor Preeti G. Zinta, G for Good Enough, has donated 1 crore rupees to the Army Wives Welfare Association. हमारी भारतीय सेना पराक्रमी नहीं, बहुत बहादुर भी है, बट उनसे ज़्यादा बहादुर और पराक्रमी है इन सबके परिवार वाले. ये तो एक बहुत छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से, प्रीति said in a speech. Turns out her dimples aren't the only thing that are winning hearts. She ate and left no crumbs. Actor Alia Bhatt's appearance at Cannes 2025 will be remembered, and for more reasons than one. पहले जो उन्होंने साड़ी पहनी थी एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द फिल्म फेस्टिवल, वो गुची की फर्स्ट एवर साड़ी कहलाई गई. बट इंटरनेट थोड़ा कंफ्यूज हो गया बिकॉज जब ब्रांड ने इसके बारे में पोस्ट डाली तो उन्होंने उसे साड़ी नहीं, गाउन बताया. And then came the moment where the necklace on Alia's neck almost slipped off as she was posing on the red carpet, but she handled it really well. May 30th यानी आज एक हिस्टोरिक दिन रहा इंडिया के लिए, क्योंकि 17 फीमेल कैडेट्स ग्रेजुएटेड पहली बार alongside 300 मेल कॉलीग्स फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA. 2021 में for the first time women were allowed to apply at NDA after it was reserved only for men for decades. जब देश की शान बढ़ाने वाली लड़कियां यूनिफॉर्म पहनेंगी तो समझ लो कि पेट्रियार्की की तो बैंड बजना तय है. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, पर उसके बाद मेरा मन बदल गया. कुछ ऐसा ही लगता है हुआ परेश रावल के साथ, जिन्होंने हेरा फेरी 3 को सडनली छोड़ दिया. आपको याद दिला दें कि 3 अप्रैल 2025 को ये सिलसिला शुरू हुआ था व्हेन द ओरिजिनल टीम ऑफ द हेरा फेरी फ्रेंचाइज, परेश रावल, सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार, दे शॉट अ टीजर एंड अ सीन विद डायरेक्टर प्रियदर्शन फॉर हेरा फेरी 3. लेकिन 17 मई को सडनली परेश रावल उठे और खबर आई कि ही हैज वॉकड आउट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द फिल्म. उसके बाद से लेके अब तक माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है. अक्षय कुमार बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज़ सूड परेश रावल फॉर 25 करोड़. अब और परेश ने क्या किया कि उन्होंने 11 लाख रुपए का जो साइनिंग अमाउंट था उस पर 15% इंटरेस्ट लगा के वापस कर दिया. अब ये मैटर सब जुडिस है और ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन द बिगर क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइस टू पे फॉर अनप्रोफेशनलिज्म इन द फिल्म इंडस्ट्री. परेश की लीगल टीम ने रीजंस दिए, राइट फ्रॉम द फैक्ट कि उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, अभी उन्होंने कोई लॉन्ग फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, एक टर्म शीट या जिसे MOU कहते हैं वो साइन किया,
उनकी जो फीस, जो एक्चुअली उनकी मार्केट प्राइस से ट्रिपल फीस है, उनको 15 करोड़ रुपए मिलने वाले थे इस फिल्म को करने के लिए। कहा गया ये कि वो खुश नहीं थे इस बात से कि वो पैसे उन्हें 2 साल या 1.5 साल जब तक फिल्म बनती उसके बाद मिलते, एंड ही वॉजंट कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन ये तो इंडस्ट्री की बहुत ही कॉमन नॉलेज है कि टर्म शीट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसको कब किस स्टेज पे कितना पैसा मिलेगा। और परेश जी, आपको ये सब बातें एमओयू साइन करने से पहले क्यों नहीं समझ में आई? फिल्म को छोड़ देना पैसे लेने के बाद, चाहे वो कितने भी पैसे हों, दैट रादर रीक्स ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। रीजंस तो एटलीस्ट लेजिट देने चाहिए, हर बार आंसर्स बदलते नहीं रहने चाहिए। फिल्म शूट मैगी बनाने जैसा आसान काम नहीं होता कि पानी गर्म किया और बस डाल दिया। ये एक पूरी थाली बनाने जैसा टफ होता है। पहले स्क्रिप्ट का तड़का, फिर लोकेशन का मसाला, और सबसे मुश्किल है एक्टर्स का टाइम मिलना। पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि आज हम जो भी बातें करने जा रहे हैं अनप्रोफेशनलिज्म ऑफ द एक्टर्स के बारे में, दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑल द एक्टर्स एंड ऑल द फिल्म मेकर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अगर अनप्रोफेशनल लोग हैं तो उसी तरह बहुत प्रोफेशनल लोग भी हैं जिन्हें अपना काम बहुत शिद्दत से करना आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 2007 में शाहिद कपूर और करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट बन रही थी। डायरेक्टर इम्तियाज़ अली की फिल्म थी, और इम्तियाज़ अली ने ये खुद बताया कि कैसे फिल्म के एंड तक पहुंचने तक शाहिद और करीना, जो कि एक्चुअली रियल लाइफ में एक रिलेशनशिप में थे, उनका ब्रेकअप हो चुका था। अब आपको पता ही है कि ब्रेकअप के बाद कैसी टेंस सिचुएशन होती है, लेकिन शाहिद और करीना दोनों ने इंश्योर किया कि ब्रेकअप के बावजूद वो फिल्म की शूट को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना प्रोफेशनलिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म में डिफरेंस। आज बात होगी अनप्रोफेशनलिज्म की। शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ टाइम पहले न्यूज़ आने लगी कि रणवीर सिंह एक फिल्म कर रहे हैं राक्षस, जो कि साउथ के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की फिल्म है। लेकिन अचानक से फिर न्यूज़ आई कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते रणवीर हैज़ क्विट राक्षस। अब आपको बता दें कि ये जो टर्म है ना, क्रिएटिव डिफरेंस, इसका ना सर है ना पैर। जब लोगों को सच्चाई नहीं बतानी होती, बेचारे फैंस के सामने भी क्लीन नहीं आना होता और दुनिया को भी कुछ नहीं बताना होता, तो सारा बिल क्रिएटिव डिफरेंसेस के ऊपर फाड़ देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। अब असली रीज़न क्या था राक्षस के केस में, ये कभी बाहर निकल के आया ही नहीं। बोथ पार्टीज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया अबाउट व्हाई द फिल्म इज़ नॉट वर्किंग आउट, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि कारण यहाँ भी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ही था। रूमर्स ऐसी भी आई हैं कि फिल्म के मेकर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ, लगभग 20-25 करोड़ रुपया लग गया था बाय द टाइम रणवीर डिसाइडेड टू लीव द फिल्म। अपेरेंटली उन लोगों ने एक अनाउंसमेंट शूट भी कर दिया था, जस्ट एज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ हेरा फेरी। पर फिर भी एज आई एम सेइंग, नथिंग केम आउट ऑफिशियली। आपको याद होगा कि सलमान खान की 2019 में एक फिल्म आई थी भारत, जिसमें कटरीना कैफ ने उनके ऑपोजिट काम किया था। पर क्या आपको मालूम है कि प्रियंका चोपड़ा पहले फाइनलाइज की गई थी इस रोल के लिए, और शूट शुरू होने से सिर्फ 5 दिन पहले प्रियंका डिसाइडेड टू लीव दिस फिल्म, और रीज़न ये बताया गया कि उनकी शादी होने वाली है निक जोनस के साथ। सलमान खान ऑफ कोर्स बीइंग द प्रोड्यूसर वाज वेरी अनहैप्पी, एंड काफ़ी अलग अलग इंटरव्यूज़ में सलमान खान ने ये बताया कि प्रियंका ने कितना चेज़ किया था उनको इस फिल्म को साइन करने के लिए। इनफैक्ट सलमान खान ने बताया कि उनकी सिस्टर अर्पिता खान को प्रियंका मस्ट हैव गिवन हर 1000 calls to request her to cast her in भारत। लेकिन फिर भी जब उन्होंने फिल्म को छोड़ना था तो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ दिया, और इवेंचुअली सलमान खान की क्लोज फ्रेंड कटरीना कैफ, शी हैड टू पिच इन एंड देन शी डिड द फिल्म। फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है जैसे आप जानते हैं, और उसमें प्रोड्यूसर्स का करोड़ों रुपया लग जाता है, इसलिए एक्टर्स के अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। इस बारे में बात करने के लिए राइट एंगल के ऋषभ सूरी के साथ जुड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनिल शर्मा, जो गदर जैसी फ्रेंचाइज के लिए जाने जाते हैं। सुनिए अनिल शर्मा का इस बारे में क्या कहना था। फाइनेंशियली कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है एक फिल्म को जब कोई एक्टर डेफिनेटली फाइनेंशियली अगर कोई बड़ा एक्टर छोड़ता है तो फाइनेंशियली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपने उस एक्टर के बेस पे आपने अपना सारा सेटअप बनाया है, सारा फाइनेंस ऑर्गेनाइज किए हैं, एग्रीमेंट्स आपने किए हुए हैं लोगों के साथ कि ये एक्टर होंगे, वो फाइनेंशियल सड़ जाएंगे क्योंकि वो आपने जो लिख के दिया है वो हुआ नहीं। तो ये तो होगा ही ना। कोई भी चीज जब एग्रीमेंट से फॉल आउट होगी तो नुकसान होगा ही होगा। एक्टर से आप जबरदस्ती करा भी क्या लोगे? अगर वो कहे मैं कर रहा हूँ तो हाँ मैं कर रहा हूँ, चलो आपको करनी है, मैं शॉट ही नहीं दे रहा हूँ ढंग से, तो आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? सही बात है सर। आप मुझसे एक्टिंग तो नहीं करा सकते जबरदस्ती। मेरे को ऐसी खराब एक्टिंग आती है, मैं कर रहा हूँ। तो फिल्म जो है मोहब्बत से ही होती है,
लड़ झगड़ के कभी नहीं हो सकती। तो राक्षस, हेरा फेरी 3 और भारत तो रहे एग्जाम्पल्स जहां पर एक्टर्स ने फुल फ्लेजेड शूट शुरू करने से पहले क्विट किया है, लेकिन ऐसे भी कई केसेस रहे हैं जहां पर शूट शुरू होने के बाद और काफ़ी हद तक फिल्म शूट होने के बाद भी एक्टर्स हैव लेफ्ट फिल्म्स। उन्हें ये समझना चाहिए कि फिल्म शूट करना कोई गोवा ट्रिप की तरह नहीं है जहाँ पे सडनली आपने अपने दोस्तों को बोल दिया कि यार इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का। तो हीरो नंबर 1 एक फिल्म बन रही थी, नॉट द पुरानी वाली हीरो नंबर 1 बट हीरो नंबर 1 दोबारा बन रही थी, जिसमें टाइगर श्रॉफ लीड रोल प्ले करने वाले थे। द फिल्म वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पूजा एंटरटेनमेंट, ओन्ड बाय वाशु भगनानी, जैकी भगनानी। तकरीबन 40% फिल्म शूट हो गई और उसके बाद अब उस फिल्म का कोई अता पता नहीं है। फिल्म के यूनिट के कुछ सोर्सेज बताते हैं कि टाइगर श्रॉफ डिसाइडेड टू शो द रशेस ऑफ द फिल्म। एक जाने माने फिल्म मेकर उनके फ्रेंड है जिनको उन्होंने वो फिल्म दिखाई और उसके अगले दिन से टाइगर ने सेट पे आना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ इसका कोई खुलासा ऑफिशियली नहीं हुआ है अभी तक, पर फिल्म पे करोड़ों रुपए खर्चे हो चुके हैं प्रोड्यूसर के ऑलरेडी। कार्तिक आर्यन और करण जौहर एक फिल्म बनाने वाले थे, दोस्ताना 2, विच वॉज द सीक्वल टू दोस्ताना विच वॉज द 2008 ओरिजिनल। उस फिल्म में जानवी कपूर भी थी। अब सुनने में ये आया था कि कार्तिक आफ्टर शूटिंग रफली 30-40% ऑफ द फिल्म ही बिगैन टू डिमांड चेंजेस इन द स्क्रिप्ट और मेकर्स को उनके बताए हुए चेंजेस पसंद नहीं आ रहे थे एंड दे हैड अ मेजर फॉल आउट। सो वन फाइन डे धर्मा प्रोडक्शंस, जो करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला कि कुछ प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस के चलते फिल्म को रिकास्ट कर दिया गया है। वो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि धर्मा प्रोडक्शंस ने ये अनाउंस कर दिया कि वो कार्तिक आर्यन के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। कट टू, आज करण जौहर और कार्तिक आर्यन फिर से साथ में एक फिल्म करने वाले हैं, विच इज़ नॉट दोस्ताना 2 बाय द वे। फिल्म इंडस्ट्री में दुश्मनी और दोस्ताना बहुत जल्दी बदल जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक्टर्स के पर्सनल सर्कमस्टांसेस रीज़न बन जाते हैं, पर बेचारे प्रोड्यूसर की कोई गलती नहीं होती और एक्टर फिल्म छोड़ देता है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंस्टेंस हुआ था मधुर भंडारकर की 2012 में आई फिल्म हीरोइन में। 2011 में कैन फिल्म फेस्टिवल में मधुर अलॉन्ग विद द प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला एंड ऐश्वर्या राय बच्चन हु वाज गोइंग टू प्ले द लीड रोल, दे हैड अनवील्ड द पोस्टर। लेकिन फिर ऐश्वर्या ने ये फिल्म छोड़ दी। अकॉर्डिंग टू अ ब्लॉग पोस्ट बाय मधुर भंडारकर, ऐश्वर्या हैड नॉट टोल्ड देम बाय देन कि वो प्रेग्नेंट थी। He wrote, and I quote, "The truth was hidden from us. We learnt about the entire thing from news channels like the rest of the world that the said actress was 4 months pregnant. This decision of pulling the plug had a devastating effect on me. It was like an avalanche collapsing on me. I was in a state of total shock and depression." They could not go ahead with the film because the role involved things like exposure and smoking, which wouldn't have been healthy for a pregnant woman. Ultimately, करीना कपूर ने हीरोइन में लीड रोल किया। अब सोचिए कि पोस्टर शूट हो जाता है, फाइनेंसर्स आ जाते हैं, सब कुछ ऑन बोर्ड होने के बाद जब कास्ट में इतना बड़ा चेंज होता है कि लीड एक्ट्रेस ही बदल जाए, तो फिल्म का बजट कितना गड़बड़ा जाता है। ऐश्वर्या राय ने तो वैसे इस कंट्रोवर्सी पे कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन उनके फादर इन लॉ एक्टर अमिताभ बच्चन एट दैट टाइम हैड रिपोर्टेडली डिफेंडेड हर इन हिज ब्लॉग. He'd written that everyone knew that Aishwarya was a married woman when she signed the film. So you mean to say that actors cannot get married or have children? I don't think this can be a part of any contract. अब यहाँ कौन सही है कौन नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, बट प्रोड्यूसर के लिए बहुत नुकसान हो गया, एक्टर के लिए भी ऑफ कोर्स नुकसान हुआ, बट दीज आर पर्सनल सर्कमस्टांसेस दैट कैन लीड टू अ पार्टिंग ऑफ वेज. अब यहाँ पर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो हम आपको बता दें कि एक्टर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें सब कुछ ऑफ कोर्स मेंशन्ड होता है कि वो कितनी फीस के लिए कितना काम करेंगे, कितने दिन की शूट होगी, कैसे कैसे उनको पैसा मिलेगा. Under the Indian Contract Act 1872, agreements between actors and producers are legally binding. Breaching such contracts can result in lawsuits, जैसे अब ये हेरा फेरी 3 के केस में हो रहा है, claims for damages and injunctions. कभी कभी ऐसे clauses भी होते हैं जहाँ पर makers can put forward certain conditions फिल्म के शूट के टाइम पे, जैसे कि 2 महीने किसी एक्टर को डेट किसी और को नहीं देनी होती, वो शादी नहीं कर सकते फिल्म की शूटिंग के दौरान, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. रिपोर्टेडली फिल्म मेकर सुभाष घई ने एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ इसी तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जब उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म खलनायक में लिया था. तो एक्टर्स भी इसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं फिल्म मेकर्स के सामने जब वो फिल्म को साइन करते हैं. हाल ही में प्रभास की एक अपकमिंग फिल्म है स्पिरिट, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आई क्योंकि उसकी कास्टिंग में चेंज हुआ है. दीपिका पादुकोण वॉज सपोज टू डू द फिल्म स्पिरिट, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने फिल्म मेकर्स के सामने रखे जिसके बाद बात गड़बड़ हो गई. फाइनली दीपिका पादुकोण उस फिल्म से बाहर है और अब तृप्ति डिमरी को कास्ट कर दिया गया है. तो दीपिका पादुकोण का स्पिरिट
से बाहर हो जाना कुछ इस हद तक अनप्लेजेंट हो गया है कि अब दोनों तरफ से इस टाइप की रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में जो जिससे साफ पता चल रहा है कि लोग एक दूसरे पे डिग ले रहे हैं। जैसे कि ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है जो कि क्लियरली दीपिका पादुकोण की तरफ से है कि ऐसा क्या गलत किया एक वर्किंग मदर ने जब उन्होंने ये कहा कि वो 6-7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी। सिमिलरली डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी एक ट्वीट डाला है जिसमें उन्होंने ये ब्लेम किया है कि फिल्म की कास्टिंग चेंज होने के बाद किसी ने उनकी फिल्म की स्टोरी को लीक कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि वो भी एक डिग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है कि एक एक्टर एक फिल्म की अनाउंसमेंट्स और कभी कभी शूट के बाद फिल्म को छोड़ देता है तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंटनेस इन द मीडिया, नो मैटर हु इज राइट और रॉन्ग हियर। कभी कभी जब कोई भी रीजंस के चलते एक्टर्स फिल्म को सडनली छोड़ देते हैं तो जो एसोसिएशंस होती हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस जैसे सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन या इम्पा जो प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, वो भी काम आती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हुआ था 2013 में जब दीपिका पादुकोण ने फिल्म रेस 2 सडनली शूटिंग के बीच में छोड़ दी थी। तब प्रोड्यूसर रमेश तोरानी कॉलिंग हर अनप्रोफेशनल कंप्लेंट टू सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, और उन्होंने ये कहा कि जब तक दीपिका उस फिल्म को कंप्लीट नहीं करेंगी वो कोई और फिल्म शूट नहीं कर सकती। इवेंचुअली दीपिका को उस फिल्म में वापस आना पड़ा और फिर उन्होंने वो फिल्म कंप्लीट की। सिचुएशंस कई दफ़ा ऐसी भी आती हैं कि जहाँ एक्टर्स सिंपली ये डिसाइड करते हैं कि यार जो पिक्चर साइन की थी वो नहीं करनी, कोई और करनी है। कुछ ऐसा ही हुआ जब करीना कपूर ने संजय लीला बंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला 2012 में साइन की, लेकिन जब उन्हें करण जौहर की फिल्म गोरी तेरे प्यार में ऑफर हुई तो शी फेल आउट ऑफ लव विद द भंसाली फिल्म एंड लेफ्ट इट जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द शूट। बिकॉज हेलो इट्स बेबो, नॉट बाउंड बाय स्क्रिप्ट्स बट ओनली बाय मूड्स। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद कहा व्हेन शी टोल्ड डेक्कन क्रॉनिकल एंड आई एम कोटिंग, I confess that I'm mad. There have been times when I've signed a film and then felt it was wrong. Yes, I was supposed to do Ramleela, but I changed my mind. I decided to do Gori instead. With me, it's all about the mood. मूड और अनप्रोफेशनलिज्म से याद आते हैं सिर्फ एक शख्स जिनके मुताबिक उन्हें हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने बॉडी पेंट करने वाली फिल्म ऑफर की थी अवतार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोविंदा की। इनका शूटिंग स्केड्यूल कैलेंडर पर नहीं दिल पे लिखा होता है। अगर सुबह उठते ही लग गया कि आज डांस करने का मन नहीं है तो बस फिल्म मेकर्स को नाच नचाना पक्का हो जाता है। वाशु भगनानी had once revealed in an interview that even though Govinda always completed his commitments, he once did not turn up for a film shoot for 3 days while they were waiting in Switzerland. अनप्रोफेशनलिज्म के किस्से काफ़ी हैं इंडस्ट्री में। ऐसे ही अक्षय कुमार की तरह एक और शख्स ने डिसाइड किया कि वो लीगल रूट चुनेंगे अपने राइट्स के लिए, प्रोड्यूसर सुनील दर्शन। सनी देओल और इनका पिछले 30 साल से एक केस चल रहा है। द राइट एंगल से बातचीत में सुनील दर्शन ने बताया कि सनी देओल ने कैसे उनसे अजय नाम की एक फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए थे जो 1996 में रिलीज़ हुई थी। ये कहकर राइट्स लिए थे कि बाद में प्रिंट मिलते ही वो उनके पैसे वापस कर देंगे। बाद में सनी देओल ने प्रॉमिस किया कि वो सुनील दर्शन के लिए एक और फिल्म कर लेंगे जिसके लिए 77,25,000 रुपीज़ की पेमेंट जो उनके पर बकाया थी वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ना फिल्म बनी ना ही पैसे मिले। हर बार स्क्रिप्ट चेंज, डेट इशू, पर्सनल प्रॉब्लम, ये सब रीजंस देकर बात को टाल दिया गया। 4 साल तक सुनील दर्शन ने सनी देओल के पीछे दौड़ लगाई, फिर कोर्ट का सहारा लिया। वर्डिक्ट आने के बाद भी सनी देओल ने पैसा नहीं दिया और वो केस अभी तक पेंडिंग है। To sum it up, the next time an actor casually drops out of a film citing creative differences or a sudden mood swing, remember, it's not just a film that they are walking away from. It's a ticking time bomb of contracts and chaos. Because in Bollywood, every dramatic exit के पीछे एक होता है बहुत ही ड्रामेटिक लीगल क्लॉज। ऑडियंसेस ऑन स्क्रीन क्लाइमेक्स का इंतज़ार करती रह जाती है जबकि असली एक्शन तो चल रहा होता है कोर्ट रूम्स में और कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे। एक इंडस्ट्री जो सपनों और इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलती है, कमिटमेंट सिर्फ एक डायलॉग नहीं होना चाहिए वहाँ पे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लॉकबस्टर एंड अ ब्रेकडाउन। आप समझ रहे हो ना? मॉनसून केम सून। इस बार के न्यूज़ मेकर है इंडिया के मॉनसून विच हैज़ अराइव्ड अर्ली दिस टाइम। बिल्कुल शादी के उस नाराज़ फूफा की तरह जो टाइम से पहले आकर अरेंजमेंट्स में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। केरला से मॉनसून स्ट्राइक होता है जून 1 की जगह मई 24 को ही आ गई इस बार बारिशें। दिस वीक आवर फीड्स वर फुल ऑफ स्कैरी वीडियोस दिल्ली और मुंबई से, स्पेशली जहां तूफान और बारिश ने सबको हिला के रख दिया। जितने भी रोमांटिक्स हैं ना, जिनको बारिश में भीगना बहुत पसंद है और मुंबई के मॉनसून को रोमांटिक सीजन कहते हैं, इनको पकड़ के सबसे पहले घर से बाहर कर दो क्योंकि इनका सच्चा प्यार तो आसमान से बरस रहा है।
और तो और इस बार मुंबई में स्पेशली 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया फॉर हाईएस्ट रेनफॉल ऑन जस्ट द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून। इनफैक्ट दिल्ली में भी रिकॉर्ड टूट गया फॉर द वेटेस्ट मे। सोशल मीडिया ने ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी अपनी हंसी का कोटा ढूंढ निकाला। मीम्स और फनी कमेंट्स की झड़ी लग गई, पन टोटली इंटेंडेड। अगर कोई इंद्र देवता को मनाने के लिए पूजा कर रहा था, प्लीज़ अब बस कर दो, भगवान कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए हैं। प्लीज़ उनको बोल दो कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। दोस्तों, खबर आ रही है, ग्लोबल लेवल पे कंफर्म हो गया है, दुनिया चले ना चले बीवी की ज़रूर चलती है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ इस हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ जिसने हम सबको शॉक करके रख दिया, और इसमें लिटरली हाथ था उनकी बीवी ब्रिजिट का। जी हाँ, ऐसा लगा कि फर्स्ट लेडी ने जोर का झटका जोर से दे दिया इमैनुअल के गालों पे व्हेन दे लैंडेड एट द हनोई एयरपोर्ट इन वियतनाम। प्रेसिडेंट जी के ऑफिस ने तो बाद में इस आग के ऊपर पानी डालने की काफ़ी कोशिश की, ये कहकर कि प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। वो दोनों बस थोड़ा सा मजाक वाला लड़ रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया ने कभी किसी की सुनी है क्या? देसी लोग लग गए बीवी सुप्रीमेसी वाले जोक्स मारने। किसी ने लिखा कि शॉपिंग करने ले जाने के लिए बोलकर कहाँ ले आए हो तुम। किसी ने कहा कि आदमी चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति क्यों ना हो, घर वाली के आगे सब बेबस है। कोई एंगल नहीं छोड़ा लिटरली इन मीम फेस्ट के फैंस ने। तो दोस्तों, सीख एक को, सबक हम सबको, देश संभालने से पहले मूड संभालो अपनी बीवी का। इस हफ्ते आए हैं दो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, एक थिएटर में, दूसरा ओटीटी पर। कराटे किड लेजेंड स्टारिंग जैकी चैन, जो कि एक एक्शन ड्रामा है कुंग-फू के बारे में, आज थिएटर्स में रिलीज हो गया है। और दूसरा है वेब शो क्रिमिनल जस्टिस का 4th सीजन, अगेन सीइंग द रिटर्न ऑफ पंकज त्रिपाठी एज द लॉयर माधव मिश्रा, जो कि है जियो हॉटस्टार पे। And it's time for this week's sneak peek powered by our snacking partner American Pistachios. हाउसफुल 5 के साथ ही अब हाउसफुल बॉलीवुड की लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म फ्रेंचाइजी बन चुकी है। पहली हाउसफुल से लेकर इस हाउसफुल तक फिल्म की कास्ट का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट हाउसफुल 5 में है 19 एक्टर्स। कॉमेडी और सस्पेंस का अच्छा मिक्स लग रहा है उनका ट्रेलर देखने से, विच ड्रॉप दिस वीक। आप भी देखिए। याद आया मुझे, याद आया, मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी बीवी सबकी। तुम 6 के 6 प्राइम सस्पेक्ट्स हो, तुम सब शिप की जेल में रहोगे। इस शिप में जेल भी है? अरे अभी तो इस शिप में गोल्फ क्लब, 2 कब्रिस्तान और आगे टोल नाका भी आने वाला है। इस हफ्ते से हम राइट एंगल पे एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन कॉल विद, जहां मैं हर हफ्ते आपके किसी ना किसी चहेते सेलिब्रिटी को यहां स्टूडियो से कॉल करूंगी एंड वील चिट चैट फॉर अबाउट 2 मिनट्स ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो इस बार हमारे ऑन कॉल विद के पहले गेस्ट जो हैं उन्हें क्रिकेट फैंस के लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेट्स प्लीज वेलकम क्रिकेटर शिखर धवन। चलिए उनको फोन मिलाते हैं। हेलो शिखर, हाउ आर यू डूइंग? हाय सोनल जी, आई एम वेरी गुड, हाउ अबाउट यू? शिखर, पहले तो राइट एंगल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने शो देखा हो। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके नए शो की, और राइट एंगल के मैंने सारे एपिसोड्स देख रहा हूँ मैं, और काफ़ी सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं आप राइट एंगल में। थैंक यू सो मच शिखर। तो जल्दी जल्दी से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि शिखर, इस बार आईपीएल कौन जीतने वाला है? इस बार आईपीएल बड़ा रोमांचक चल रहा है, और जो मेरी बेट होगी आईपीएल के फाइनल्स के लिए वो मुंबई इंडियंस होगा। मुंबई इंडियन की टीम काफ़ी अच्छी लग रही है, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस, और जिस तरीके से उन्होंने मोमेंटम गेन किया है वो बहुत शानदार है, और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत बैलेंस टीम है। तो मैं मुंबई इंडियंस के लिए जाऊँगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मुंबई इंडियंस को मिल गया है इस बार शिखर का वोट, वेरी लकी फॉर देम। तो शिखर, ये बताइए कि इस सीजन का आपके हिसाब से स्टार परफॉर्मर कौन रहा है? इस सीजन का स्टार परफॉर्मर मैं कहूँगा साई सुदर्शन। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है और बहुत कंसिस्टेंट रहे अपनी परफॉर्मेंस में, स्ट्राइक रेट वाइज भी, और काफ़ी मैच जिताए अपनी टीम को। तभी गुजरात टाइटंस भी टॉप 2 में है, और बहुत ज़बरदस्त, और उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। प्रेजेंट भी अच्छा और ब्राइट फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है।
Well, amazing. I'm sure Sai Sudarshan would be so thrilled to hear this. अच्छा शिखर, ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेल पाता, तो आपको लगता है कि इस सीजन में कोई ऐसा प्लेयर रहा है जो अपना फुल पोटेंशियल परफॉर्मेंस नहीं दे पाया? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल हर सीज़न एक जैसा नहीं होता, तो आपके स्किल्स भी अच्छे होते हैं, टैलेंट भी पूरा होता है, पर कभी ऐसा होता है कि परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से इस बारी ऋषभ पंत है जो अपने टैलेंट और कैलिबर के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए, एंड आई एम श्योर कि वो ज़रूर इस सीज़न से काफ़ी कुछ सीखेंगे, एंड ही इज़ गोना कम मच मोर बेटर और रिफाइंड प्लेयर नेक्स्ट टाइम। या एब्सोल्युटली। वैसे शिखर, इस बार का जो आईपीएल सीजन था उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कुछ मैचेस में डिसरप्शन हुआ। तो आपके हिसाब से इस सीजन का डिफाइनिंग मोमेंट क्या था, पर्टिकुलरली अबाउट ऑपरेशन सिंदूर? बिल्कुल, देखिए, देश सबसे पहले है और ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें हमारे देश ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और इसमें आईपीएल के मैचेस रुके भी गए, एंड बिल्कुल देश, जैसे मैंने बात बोली कि देश सबसे पहले, तो उसके लिए अगर मैचेस रुक भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो हमारी देश का स्टैंड था, सारे भारतीयों ने सपोर्ट किया, जुड़े उस कॉज के लिए, और आई एम श्योर कि पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने सारे जवान्स को, बॉर्डर पे, आर्मी को, एयरफोर्स को, सबको, कि उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन को इतना अच्छा, इतने अच्छे से निभाया और इतनी अच्छी प्लानिंग से टेक किया, एंड या और मैचेस रुक भी गए, वो प्लेयर की सेफ्टीज के लिए था, लोगों की सेफ्टी के लिए था, विच वाज अ ग्रेट कॉल, एंड या वी नो कि वी कैन हैंडल दैट सिचुएशन, एंड जब सेफ्टी वापस पूरी तरीके से होगी तो मैचेस फिर शुरू हो गए, तो दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। ओ या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली शिखर। वैसे तो मैं ये चैट आईपीएल के बारे में करने वाली थी, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है। अब विराट और रोहित की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल होंगे हमारे नेक्स्ट टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ शुभमन गिल फॉर दिस रोल? आई फील इट्स अ ग्रेट चॉइस, और शुभमन हाल ही में आईपीएल में बहुत अच्छा लीड कर रहा है, उनकी टीम बहुत अच्छा अभी नंबर 1 या नंबर 2 पे है, और इज़ अ ग्रेट टैलेंट, मैच्योर हो गया, इतने साल से अभी खेल रहा है इंडियन टीम के लिए, एंड आई फील ही इज़ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर टेकिंग दैट टेस्ट कैप्टनसी, एंड आई एम श्योर कि वो इसको अच्छे से निभाएगा। यंग है और सबको साथ लेके चलेगा, यंग जनरेशन आ गई है अभी, अब सारे तो जेनजी जनरेशन है, काफ़ी प्लेयर है, तो आई एम श्योर ही विल डू ग्रेट जॉब, एंड ऑल माय बेस्ट विशेस टू हिम। लवली। वेल, थैंक यू सो मच शिखर, राइट एंगल से जुड़ने के लिए। आई होप गब्बर का गुड लक राइट एंगल पे भी आएगा, एंड थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सोनल जी, और आपका राइट एंगल शो बहुत अच्छा चल रहा है, और मालिक की मेरे से और आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। And with this, we come to the end of this week's The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please अपना feedback देना मत भूलिएगा, whether on YouTube or you can mail me at sonal.kalra@hindustantimes.com. I will see you on next Friday at 7 p.m. on all of Hindustan Times YouTube channels. Please do not forget to watch us. Till then, stay good, stay blessed. लेकिन जब उन्हें करण जौहर की फिल्म गोरी तेरे प्यार में ऑफर हुई तो she fell out of love. और उन्हें वो ज्यादा पसंद आना लग। दिस इज जिंक्स्ड, आई नीड वाटर। नहीं, वो सही कह रहे हैं, ये टैटू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।